दोस्तों नमस्कार। राजा तो राजा होता है, उसे किस बात का डर। लेकिन कहते हैं कि संसदीय प्रणाली के भीतर कोई राजा बनना चाहे तो उसे डर तो होता है। डर इस बात का होता है कि अगर जनता उसके खिलाफ चली गई तो एक झटके में उसकी गद्दी छिन जाएगी। वो जनता को मैनेज कर ले तो फिर अगला सवाल उसके उस पार्लियामेंट के भीतर का होता है जहां पर अगर संख्या बल कम हो गई तो गद्दी चली जाएगी। वह भी मैनेज कर ले तो उसके बाद की परिस्थिति होती है कि वह पूंजी, वो पैसा, वो अंतरराष्ट्रीय नेक्सेस अगर उसमें दरारें आने लगी तो फिर कुर्सी चली जाएगी। ध्यान दीजिए तो इस वक्त भारत के भीतर मौजूदा सरकार के पास सब कुछ है, फिर भी राजा को किस बात का डर है कि दिल्ली में उसने ऑपरेशन इंडिया शुरू कर दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी जरूरत है नहीं, लेकिन उस ऑपरेशन के जरिए भारत की राजनीति के भीतर वो तमाम फैक्ट्स जो अभी तक बीजेपी के खिलाफ जाते थे, क्या वो उसके हक में अब खड़े होने लगे हैं? यह सवाल क्यों आज बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि उसके लपेटे में आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश और बिहार भी आना जाए, क्योंकि बात बंगाल तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र से शुरू हुई थी और बंगाल के भीतर जब यह मामला आ गया तो अगला कदम यूपी बिहार का भी होगा। यह मामला है क्या? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल है, इस दौर में राजा क्यों डरा हुआ है? जो न सिर्फ ऑपरेशन इंडिया की शुरुआत होती है जिससे संसद के भीतर उसके पास तादाद हमेशा बहुमत वाली रहे, वो जो मन चाहे सो विधेयक पास करा सके। दूसरा उपाय यह करने का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी राजा क्यों डरा हुआ है? जहां पर अब उसे उन राजनीतिक दलों के वैसे सांसद चाहिए जिसके आश्रय वो आने वाले वक्त में जोड़ घटाव करके अपनी ही पार्टी के अपने ही सांसदों को, अपने ही नेताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं को समझा सके गद्दी जरूरी है, कुर्सी जरूरी है, सत्ता जरूरी है, बाकी सब कुछ तो होते रहेगा। क्या यह तीसरी परिस्थिति थी, या फिर इन सब से हटकर एक चौथी परिस्थिति पहली बार दिल्ली में क्यों देखने को मिल गई? जबकि दिल्ली के भीतर अगर आप एक पोस्टर भी कहीं चस्पा कर दें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो निगरानी नगर निगम की है, वो निगरानी दिल्ली महानगर पालिका की है। एक लिहाज से कहें तो एक भी पोस्टर को अलग से चस्पा करने की इजाजत दिल्ली में किसी को नहीं, और वह भी दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के इर्द गिर्द। और हर तस्वीर में निशाने पर कौन है? राहुल गांधी है। निशाना कौन साध रहा है? जो कल तक राहुल गांधी के साथ थे, या फिर जिनके भीतर अभी सवाल है। वो कौन से नेता हैं? वो शरद पवार है? क्या अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी विरोध करके इंडिया गठबंधन से बाहर निकल गए? या जो ममता बनर्जी है इस दौर में एकदम अलग थलग एकला चलो की रीत में जाकर फंसी हुई है, लेकिन वह भी तो आज बैठक में पहुंची। स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन भी और केजरीवाल के मुख्यमंत्री मान भी, हर कोई दिल्ली में अपनी पोस्टर चस्पा कर रहा है और बता रहा है कि दरअसल राहुल गांधी काबिल नहीं है, उन्हें हट जाना चाहिए। कहां से हट जाना चाहिए? और एक क्षण के लिए अगर भारत की राजनीति में मौजूदा वक्त में आप राहुल गांधी को माइनस कर दीजिए और उसके बाद सोचना शुरू कीजिए कि इस देश के भीतर कौन सा नेता क्या काम कर रहा है, तो हो सकता है आपकी हथेली एकदम खाली हो। नाम ले सकते हैं आप उसका। ममता बनर्जी क्या कर रही है? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? स्टालिन क्या कर रहे हैं? सीपीएम के नेता विजयन क्या कर रहे हैं? और पूरी वामपंथी पार्टियां क्या कर रही है? नाम लेते चले जाइएगा और फिर आपके जहन में आएगा कि वाकई इस देश के सामने जो आर्थिक संकट है, जो युवाओं का संकट है, जो क्राइसिस महंगाई में तब्दील हो रहा है, जो पैसे वालों का शेयर बाजार ढह रहा है, एक लंबी फेहरिस्त है। हमारा पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है। कौन बोल रहा है, कौन काम कर रहा है, फिर भी आवाज आ रही है। तो क्या दिल्ली एक लाक्षागृह में आज तब्दील हो गया, जहां पर वजीर का इंडिया ऑपरेशन शुरू हो गया और वो मैसेज धीरे धीरे बड़ा होता चला गया? बड़ी उलझी हुई गुत्थी आपको लग रही होगी, ये खेल है क्या? आइए आज इसको डिकोड किया जाए। और डिकोड करने से पहले दिल्ली की तस्वीरें जो चस्पा की गई, उसमें जो जो बातें लिखी गई, आप उसे देख तो लीजिए, तब बात समझ में आएगी कि यह बात क्यों शुरू हुई। क्योंकि रात के अंधेरे में सुबह बैठक से पहले यह मैसेज इंडिया गेट से गुजरने वाले हर शख्स के जहन में, या कहें उस लुटियंस की दिल्ली के भीतर रहने वाले हर शख्स को समझ में आ जाना चाहिए कि खेल इंडिया ऑपरेशन का होता क्या है। तब आप एक एक पायदान चढ़ पाएंगे। तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तमाम पोस्टर्स इंडिया गठबंधन के उन नेताओं के हैं, उसमें से कुछ अब साथ नहीं है।
लेकिन इन तमाम पोस्टर्स में जो आधे दर्जन से ज्यादा दिल्ली में चस्पा किए गए, उसमें दो बातें कॉमन है। एक सरीखी है, एक तो राहुल गांधी की फोटो हर जगह चस्पा है, निशाने पर वही है, और दूसरा नीचे एक लाइन लिखी गई है कि इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। ध्यान दीजिए, स्टालिन ने लिखा या स्टालिन के नाम पर लिखा गया। कांग्रेस के नेता उन लोगों की तरह है जो उसी नाव में छेद करते हैं जिसमें वह खुद सफर कर रहे हो। उनके बेटे उदयनिधि लिखते हैं, 20 साल से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें एक लगातार संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। ममता बनर्जी की फोटो चस्पा करके लिखा गया, अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो इसे मैं चला सकती हूं। केजरीवाल की फोटो चस्पा करके लिखा गया, गलती से भी कांग्रेस को वोट मत देना। विजयन वामपंथी नेता, उनकी तरफ से लिखा गया कि राहुल गांधी में इतनी समझ भी नहीं जितनी समझ कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता में होती है। सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन के नाम से प्रसिद्ध हैं इस देश के भीतर अमित शाह गृह मंत्री, और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी। लेकिन विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष की पार्टियों के नेता अपने विपक्ष के नेता पर निशाना साध रहे, यह आपको अजीबोगरीब लग सकता है। और दिल्ली में बिना राजा के इजाजत के और वजीर की चाहत के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, यह हर कोई जानता है। तो राजा किस बात से डरा हुआ है, उसे किस बात का खौफ है? और शायद आज जब बैठक हो रही थी उसके भीतर कई सवाल होंगे, लेकिन इस दौर में एक यूथ कांग्रेस का नेता नहीं कहें कार्यकर्ता ही कहें निकल कर आया और उसने उन तमाम पोस्टर्स को फाड़ना शुरू कर दिया। चलिए, यूथ कांग्रेस वाला तो कह रहा है हम आपसे डरते नहीं हैं और अब हम सड़कों पर मौजूद हैं। शायद इसीलिए देश भर में यूथ कांग्रेस हो या एनएसयूआई हो, लगातार एजुकेशन सिस्टम को लेकर, नीट के पेपर लीक को लेकर सड़कों पर है। लेकिन बात आज इसकी नहीं है। बात तो यह है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक और उसी वक्त इंडिया ऑपरेशन भी शुरू हो गया। इस इंडिया ऑपरेशन का मतलब बहुत साफ है। इससे पहले जो राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए शिवसेना का बंटाधार किया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, वो मैसेज इसलिए बड़ा था क्योंकि बाला साहब ठाकरे की पहचान और शिवसेना को पहचान उन्होंने हिंदू राष्ट्र के तहत ही दी थी, हिंदू सोच के तहत ही दी थी। हिंदुत्व का नारा वही लगाते थे और एक लिहाज से हिंदू मुस्लिम के बीच मोटी लकीर महाराष्ट्र में जो खींची, बाला साहब ठाकरे की पहचान उससे जरूर जुड़ी हुई थी। और बीजेपी साथ चलती रही, कांधे पर सवार हुई और धीरे धीरे उस कांधे को झटक दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। वहां पर हिंदुत्व को लेकर अपने वर्चस्व की लड़ाई थी। तो फिर बंगाल में क्या हुआ? क्योंकि जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी समय इंडिया ऑपरेशन चल रहा था। भूपेंद्र यादव ये बंगाल के प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के वक्त में, अभी भी सक्रिय हैं। उनके घर पर एक दो नहीं दर्जन भर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के सांसद पहुंच गए और धीरे धीरे वहीं से खबरें आने लगी कि एक दो नहीं 20 सांसद हैं जिन्होंने एक कागज पर लिखा है हमें अलग से मान्यता आप दे दीजिए। टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं लोकसभा में, 2/3 का मतलब होता है 20 और 20 के हस्ताक्षर हैं। ओम बिरला स्पीकर आज चंडीगढ़ में है, आज होते तो खेल आज ही हो जाता, अब वो कल खेल हो जाएगा। वो अलग जगह चाहते हैं और इतने ही विधायक, 2/3 विधायक वह भी अलग जगह चाहते हैं। इन सबको रास नहीं आ रहा है जो ममता बनर्जी ने टीएमसी के साथ किया अपने भतीजे को लाकर। लेकिन यह कैसे रास आ गया? हिंदुत्व की छवि ओढ़ ली शिवसेना की भी एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी ने, और बंगाल के भीतर जहां यह माना जाता रहा कि दरअसल मुस्लिम वोट बैंक है और उस वोट बैंक को जो साथ लेकर चलेगा वही सत्ता में रहेगा। एक झटके में टीएमसी के वो तमाम 20 सांसद जिनके हस्ताक्षर हैं, और आज शाम की बैठक जो शताब्दी राय के घर पर हुई उसका मैसेज या शुभेंदु जो अपने तौर पर चीजों को सक्रिय बनाने में लगे, अगर तमाम चीजों को परखें तो सबकी चुनावी जीत के पीछे मुस्लिम वोट मायने रखता है और बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। बंगाल के भीतर मुस्लिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर सीधे तौर पर नहीं बटा हिंदू मुस्लिम तो एक झटके में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस बार उस हिंदू मुस्लिम या कहें वोट बैंक की इस परिस्थिति के ऊपर एसआईआर हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि उसके बाद यह मुद्दा भी गौण पड़ गया। तो क्या यह परिस्थिति पहली बार टीएमसी के उन सांसदों ने भी समझ ली कि अब वोटर मायने रखता नहीं है, अब हिंदू मुस्लिम मायने रखता नहीं है, अब तो मायने रखती है बीजेपी और उसका इलेक्शन कमीशन और वो एसआईआर। तो क्यों नहीं अब बीजेपी में चला जाए या एनडीए के साथ खड़ा हो लिया जाए। और ऑपरेशन इंडिया का मतलब तो यह भी है कि 240 सांसद बीजेपी के पास हैं, 272 से कम है। पता नहीं कल कब चंद्रबाबू नायडू बिदक जाएं या फिर जनता दल यूनाइटेड के भीतर बिहार की राजनीति को लेकर कोई उठापटक मच जाए, तो फिर संसद कैसे चलेगी अपने अनुकूल। तो 20 सांसद एक झटके में अगर टीएमसी के आ जाते हैं और इन सबके बीच डीएमके भी तो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुकी है, तो फिर जरूरत ही किसकी क्या पड़ेगी। खुद ही हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के जो हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम बहुमत के आगे निकल गए, यानी राज्यसभा में अब हमें कोई परेशानी होगी नहीं।
तो राज्यसभा में परेशानी ना हो, लोकसभा में परेशानी ना हो, हम चाहे 240 सांसदों के साथ खड़े हो। ऑपरेशन इंडिया कोई छोटा ऑपरेशन तो है नहीं, और वह भी भारत की राजधानी दिल्ली में खेला जा रहा है, और वह भी उसी वक्त खेला जा रहा है जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, और दूसरी तरफ उसी में से बात निकलकर भूपेंद्र यादव के घर पर पहुंचकर टीएमसी सांसदों को लेकर एक डील की दिशा में बढ़ रही है। अब इस बैठक में क्या होगा? जो बैठक बीजेपी से लड़ने के लिए, मोदी शाह की स्ट्रेटजी के खिलाफ अपने आप को खड़ा करने के लिए 2029 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो हो रहा है, क्या होगा? होगा कुछ नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि चिंता इस बात की इंडिया गठबंधन के भीतर भी समा गई, और इस हकीकत को तेजस्वी भी समझ गए और अखिलेश यादव भी समझ गए। जो मुस्लिम शब्द है उसके आश्रय राजनीति साधने में अगर बंगाल और वहां के सांसद फेल हो गए और इस देश की चुनावी प्रक्रिया में वोटर शब्द गायब हो गया, जीत हार के पीछे वो लोकतांत्रिक पहलू भी गायब हो गए, तो बचेगा क्या? और शायद यही वो वजह है जिसके बाद कौन कब कैसे किस रूप में डील कर ले ये कोई नहीं जानता है, तो दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता डील का है, दूसरा रास्ता संघर्ष का है। हर कोई टूटा है, हर क्षेत्र, हर राज्य का छत्रप जो है इस दौर में बिना मुकुट है। बचे हुए हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं वो खुदरे पैसे की तरह थे, उनको खर्च कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर वो मशक्कत कर रहे हैं तो उन्होंने खुद को इंडिया से अलग कर दिया। अखिलेश यादव की साख भी दांव पर है। 2027 वो अब भी ये मुगालता पाले हुए हैं कि दरअसल कहीं ना कहीं एक टकराव होगा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच, जहां पर गद्दी उनके पास शिफ्ट होकर आ जाएगी, वो खुद चलकर आ जाएगी। असंभव सी परिस्थितियों में जब इंडिया ऑपरेशन उसी दिन, उसी वक्त, उसी तर्ज पर और वही मैसेज देने के लिए दिल्ली में हो रहा हो, जिस मैसेज के आश्रय इंडिया गठबंधन अपनी जीत का आसरा लेते रहा और इस देश के भीतर राजनीतिक लकीरें खींचते रहा, तो जब वह भी डैमेज हो रहा है तो फिर बचेगा क्या? एक क्षण के लिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज की बैठक के भीतर की। हर चेहरे को आप पढ़ सकते हैं। जो तस्वीरें हैं वो बतलाती है निराशा कहां पर है, बेफिक्री कहां पर है, संघर्ष की क्षमता कहां पर है, और आने वाले वक्त की आहट को लेकर परेशानी की लकीरें कहां पर है। सब कुछ इन तस्वीरों के भीतर कैद है। लेकिन नया सवाल तो यह है कि बीजेपी का जो इंडिया ऑपरेशन है उसके दायरे में वाकई इंडिया आ चुका है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का सिरमौर बनने की चाहत और बंगाल के भीतर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ के खिलाफ करते हुए सब कुछ, और उन्हीं सांसदों को अपने साथ लाने की कवायद। टीएमसी के सांसदों की एक पहले तस्वीर भी हमको लगता है आपको देख लेनी चाहिए, जो आज भूपेंद्र यादव के घर पर बैठे थे। तो एक तरफ वो तस्वीर, एक तरफ ये तस्वीर। लड़े तो कैसे लड़े, संघर्ष करे तो कैसे करे। पारंपरिक राजनीति की उम्र तो खत्म हो गई और नई राजनीति करने का मादा किसमें बचा है? हर कोई अपनी अपनी तिजोरी पर बैठा है। वो तिजोरी पैसे के तौर पर भी है और वोट बैंक के तौर पर भी है, लेकिन नई परिस्थितियों ने तो तिजोरी को भी खाली कर दिया और वोट बैंक को भी गायब कर दिया। क्योंकि बिल्कुल नई राजनीति की नई तस्वीर इस देश में संवैधानिक पद पर बैठकर राजा और वजीर अगर ऑपरेशन चलाने लग जाएं, और वह भी ऑपरेशन उसी लोकतंत्र के खिलाफ जिस लोकतंत्र के आश्रय वो खुद बैठे, तो फिर कौन सी राजनीति होगी और उस राजनीति के तौर तरीके क्या होंगे? तो क्या इसीलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राजा और वजीर निशाने पर लेकर आ ही जाते हैं, जो दिल्ली में पोस्टर चस्पा किए गए? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी राजनीति के तौर तरीके पारंपरिक राजनीति से हटकर हैं। वह इस देश के उन युवाओं को खड़ा करना चाहते हैं जो युवा अगर सड़क पर आ जाएं तो फिर राजा को प्रधान सेवक बनना पड़ेगा, वजीर को भी समझना होगा उसके कुछ दायित्व हैं, इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझना होगा उसकी कुछ जिम्मेदारी है। हर कोई हर चीज से मुक्त होकर इस दौर में एक ऐसी राजशाही व्यवस्था को चला रहा है जहां कोई जिम्मेदारी किसी के माथे पर नहीं, और इन सब के बीच बार बार छोटे बड़े ऑपरेशन होते चले जाते हैं। यह अजूबा तो है और लड़ना उसी से है। शायद इसीलिए एक पारंपरिक राजनीति की लकीर खींचते हुए आज इंडिया गठबंधन ने कहा हम 5 बातों पर सहमत हो गए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 बातों पर सहमत हो गए। और पहली बात कही गई कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेंगे, जो एसआईआर के जरिए हुआ, जो इस देश के भीतर मतदाता सूची के नाम पर हुआ। इससे पहले तो वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को पूरी मान्यता दे चुके हैं कि वो जो मन चाहे सो कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी लेटर देंगे। फिर कहा गया एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए, बंद कमरों में या एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के
सड़क पर होते प्रदर्शन के बीच, या फिर इस देश के भीतर जनजी का गुस्सा, या फिर राहुल गांधी की लगातार मुलाकातें युवा छात्रों के साथ, स्कूली छात्रों के साथ? कैसे होगा इस्तीफा? वो नहीं दें और प्रधानमंत्री नहीं ले, राजा अगर नहीं मांगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर यह परिस्थिति इस तरीके से है तो इसकी मांग का क्या मतलब होता है? तीसरी मांग बहुत साफ है कि इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश के भीतर किसानों की स्थिति नाजुक है, आम लोग मुश्किल में है। उस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग, हर कोई हर चीज देख रहा है। प्रधानमंत्री एक मंच से कहते हैं, इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरे मंच से कहती है संकट आ रहा है, रास्ता किसी को नहीं पता। और इस देश की जनता रास्ते को समझ ले, उस रास्ते पर लाने का प्रयास लगातार विपक्ष का नेता कर रहा है। इसीलिए वो कर रहा है तो वो निशाने पर है, हर किसी के निशाने पर है। विपक्ष के निशाने पर भी है, सरकार के निशाने पर भी है, और नए तरीके से इंडिया को नए तरीके से परिभाषित करने की सोच लगातार पनप रही है। चौथी मांग, हर 2 महीने के बाद ऐसी ही बैठक करेंगे। उसके मतलब मायने क्या होंगे कोई नहीं जानता है। अगली बैठक हैदराबाद में होगी, अगस्त के महीने में होगी। अगस्त के महीने का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री आखिर कहते क्या है। जो वो कहते हैं वो बात इस देश में उल्टी पड़ जाती है। हर गांव को गोद लेते हुए आदर्श गांव बनाना था, ये तो लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को ही कही गई थी, और आज की तारीख में हर गांव कहीं ज्यादा गरीब हो गया, आदर्श तो नहीं हुआ। लगातार सैकड़ों बातें कही गई, सब चीजें गायब होती चली गई। वो बैंकों का मसला हो, वह इस देश में अर्बन डेवलपमेंट हो, इस देश के भीतर नए नवेले अर्बन डेवलपमेंट को लेकर जो नए नए नाम गढ़े गए वो भी हो। देखिए हर चीज फेल हो गई तो फिर इंतजार इंडिया गठबंधन की बैठक का अगस्त में किया जाए, जो 8 अगस्त को हैदराबाद में होनी है, या 15 अगस्त का इंतजार किया जाए। प्रधानमंत्री फिर कौन सा नया शगुफा छेड़ेंगे? और पांचवी बात है कि मानसून सत्र में पार्लियामेंट के परिसर में विपक्ष के नेता के कमरे के भीतर हर 2 घंटे पहले बैठक होगी, यानी 10 बजे या 9 बजे बैठक होगी। अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो इसके बाद आई। पहली बार लगा वाकई इंडिया गठबंधन कुछ सोच रहा है, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि संयोजक भी हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा हम पीपल सेंट्रिक जो इश्यूज हैं उनको उठाया करेंगे। People centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much. पीपल्स ओरिएंट तो आपको होना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल है जिस ऑपरेशन इंडिया का हमने जिक्र कर दिया और जिस इंडिया गठबंधन के आश्रय वैकल्पिक सोच रखने का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई तारतम्यता है भी कि नहीं है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि ध्यान अगर दीजिएगा तो इस दौर में वाकई एक बड़ी मोटी लकीर मौजूदा वक्त में सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि 2 ही चेहरों के इर्द गिर्द जाकर सिमट चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऑपरेशन लगातार गृह मंत्री तैयार करते हैं, उसकी बिसात बिछाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बिसात इस देश के नागरिकों के बीच उनकी अपनी पहल कर रही है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे आज वर्चुअल जुड़े थे, पता नहीं अपने राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण काम था, या फिर जो बने हुए हैं उसी जगह बने रहने के लिए भी वो दिल्ली आने से कतराते और घबराते हैं। शायद यह भी एक सवाल होगा, क्योंकि जब हालात इतने बद से बदतर हो चले हों तो उस परिस्थिति के बीच भी आप वर्चुअली जुड़ेंगे। पता नहीं क्या मैसेज है, लेकिन फिर भी यह मैसेज बतलाता है कि अगर 2 चेहरे आमने सामने मौजूदा भारत की राजनीति में खड़े हैं, तो एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने राजा शब्द का इस्तेमाल किया और उनके वजीर गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, और बिना किसी टीम के राहुल गांधी। यह एक अजीबोगरीब सिचुएशन है, और शायद पारंपरिक राजनीति की नींव इस बात पर पड़ी है कि जो विरोधी विपक्ष की जो ताकत है वो कांग्रेस से निकलकर आई है, वो बीजेपी से निकलकर नहीं आई है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक हो, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, बंगाल देखिए, झारखंड देखिए, जब आप देखना शुरू करेंगे, और हो सकता है आप दक्षिण भारत भी चले जाए, वहां भी देखिए जिस दौर में आईडीएमके डीएमके नहीं थी, कामराज का दौर था वो, अगर उस पूरी परिस्थिति को देखिएगा तो कांग्रेस का वोट बैंक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में चलता चला गया, और ये अलग अलग पार्टियां जब विपक्ष में है और इनको टकराना मौजूदा राजनीतिक सत्ता बीजेपी से है, तो बीजेपी ने तय किया कि हम दोनों मुद्दे अपने साथ ले लेते हैं। महाराष्ट्र के भीतर हम हिंदुत्व सिरमौर हो जाते हैं, बंगाल के भीतर हम मुस्लिम तुष्टीकरण का मैसेज अब वोटरों को भी दे देते हैं कि देखिए जिनके साथ खड़े थे वह तो खुद हमारे पास आ गए, तो आप भी हमारे पास आ जाइए, क्योंकि सब कुछ तय हम ही करेंगे। शायद इसीलिए ऑपरेशन इंडिया राहुल गांधी को लेकर है, या ऑपरेशन इंडिया उस पूरे विपक्ष को पूरे तरीके से अपने ऊपर निर्भर करने को लेकर है, या फिर अपने आप को बचाने को लेकर है। यह मैसेज 2 संजय, एक संजय राउत, एक संजय झा। संजय राउत शिवसेना के, एक वक्त बीजेपी के साथ थी। संजय झा जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के साथ एक वक्त बीजेपी के साथ थे, अभी भी है, लेकिन बिल्कुल नए फॉर्म में साथ हैं।
ये दोनों क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी की लीडरशिप पर कोई सवाल नहीं है। नंबर एक, हम लोग ये जरूर कहेंगे कि 2029 के चुनाव में जाने से पहले हमको एक ऐसा चेहरा लेकर जनता में जाना होगा इंडिया ब्लॉक का। ये हमारा चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो देख नहीं रहे हैं, दूरी कहाँ बनाए, यही दोनों मिल रहा है। जो पूरा गठबंधन को उस समय जो भी परिस्थिति थी जो क्रिएट की थी, अब अपना कुछ जमीन नहीं बचा था, सुपर एक्टिव है। संजय झा के निशाने पर ममता बनर्जी और केजरीवाल, और संजय राउत की निगाहों में राहुल गांधी। 3 सवाल, खास तौर से आज के दिन जब इंडिया ऑपरेशन भी चल रहा था और इंडिया गठबंधन की बैठक भी चल रही थी। इस दौर में राजा घबराया हुआ है। वजीर इसीलिए ऑपरेशन दर ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि विपक्ष या कहीं छत्रप धीरे धीरे खत्म और कमजोर हो चुके हैं। बची है सिर्फ कांग्रेस, और कांग्रेस जिन हथेलियों पर चलना चाहती है या जिन हथेलियों पर उसको चलाने की कोशिश हो रही है, वो हथेली सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आश्रय नहीं बल्कि इस देश के भीतर मुद्दों के आश्रय उन्हीं लोगों को अपना कार्यकर्ता बनाकर या फिर उन्हें ही लीडर मानकर खुद कार्यकर्ता बनने की एक नई सोच है जो राहुल गांधी चाहते हैं पैदा हो जाए। और यहीं पर दूसरा सवाल है, क्या यह घबराहट राहुल गांधी की राजनीति को लेकर है या इस देश के भीतर मंडराते हुए संकट को अभी तक विपक्ष का कोई नेता समझ नहीं पाया, और यह संकट इतना गहराएगा तो उसके बाद हालात कैसे बदतर हो सकते हैं, उससे बचने के लिए तौर तरीके, तमाम हथकंडे ऑपरेशन इंडिया के जरिए इस दौर में चलाए जा रहे हैं। और तीसरा सवाल, मौजूदा वक्त में क्या इस राजनीति से इस देश की जनता और वोटर दोनों इतनी दूर जा चुका है जिसको लेकर पहली बार एक हड़बड़ाहट इस देश के वजीर के सामने तो होगी। गृह मंत्रालय की नजर पूरे देश पर होती है और माना भी अभी यही जा रहा है कि यह देश गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं, और वो जान समझ रहे होंगे कि इस देश के भीतर आने वाले वक्त की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी जिसका सीधा असर राजनीति पर पड़ेगा ही। उससे पहले हर ऑपरेशन के बाद एक नया ऑपरेशन, एक नई धारा के साथ एक दूसरी धारा को खड़ा करना उनकी जरूरत है। लेकिन मुश्किल और आखिरी सवाल यही है, विपक्ष के निशाने पर भी विपक्ष का नेता और सत्ता को डर भी विपक्ष के नेता से। यह अंतर्द्वंद नहीं है, यह मौजूदा राजनीति की वो हकीकत है जिसमें पारंपरिक राजनीति या तो खत्म हो जाएगी या फिर साजिशों के तहत वो जीत भी सकती है। यह संकट काल तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।